अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी विफाकी काबीना तश्कील ना पा सकी। हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामलात तय पाने में आखिर असल कार रुकावट है क्या, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने नई काबीना से हलफ उठाने से क्यों इनकार किया है। गवर्नर पंजाब ने भी उधर हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार किया है। तो ये क्या नया आईनी बहरान खड़ा कर सकता है, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ क्या मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजाई है, इस पे बात करेंगे। और अख्तर मेंगल साहब ने हुकूमत से अलहदा होने की धमकी भी दी है। और गुजरात के चौधरी खानदान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से कुछ अहम मुलाकातें हुई, उसका हवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। वो ये कह रहे हैं कि अब वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ रेफरेंस भेजना गलती थी। तो इस पे बात करेंगे, आखिर इमरान खान साहब को ये गलती क्यों लग रही है। प्रोग्राम के आखिर इससे बात करेंगे पार्टी फंडिंग केस के हवाले से। पार्टी फंडिंग केस कल से इलेक्शन कमीशन में रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। उसके साथ साथ बात करेंगे पार्टी फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और 8 साल से जारी रहने वाला ये पार्टी फंडिंग केस आखिर किस करवट बैठेगा। पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के पास क्या अख्तियारात मौजूद है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील वड़ाइच। अदील, आगाज भी करूंगी प्रोग्राम का। मुझे ये बताइएगा, हुकूमत नहीं बनी है, आईनी प्रोसेस के तहत हुकूमत सामने आई है, लेकिन अभी तक विफाकी काबीना की तश्कील ही नहीं हो पाई। और कुछ जो नाम डिसाइड हुए उसके बाद अभी नई काबीना से हलफ भी नहीं लिया जा रहा। सदर ने इनकार भी कर दिया कि वो हलफ नहीं लेंगे, उन्होंने माजरत भी की है। तो ये सिचुएशन कहाँ पर जा रही है, मामलात कहाँ तक जाएंगे? अगर काबीना तश्कील नहीं होगी तो ये हुकूमत या ये मुल्क चलेगा कैसे? देखें, वो मौलाना फजल रहमान कहते थे ना, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो कहते थे कि जो ख़ज़ां जाए बहार आए ना आए। तो इन्होंने ख़ज़ां जाने की तैयारियां तो कर रखी थी और जो इनके लिए बहार थी उसके लिए इनके पास कोई प्लान नहीं था। इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के हवाले से उसके बाद का क्या लाहेअमल होगा, उसमें इससे पहले क्या कह रहे थे कि जी हमने इंतखाबी इस्लाहात करनी है और उसके बाद हमने जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाना है। लेकिन इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है उसके में इजाफे को देखने के बाद अब कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिवा ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अर्ली इलेक्शन में जाए। दूसरी जमातों में सिर्फ एक मौलाना साहब हैं जो ये बात कर रहे हैं। उसकी भी बड़ी रीजन ये है कि वो खुद ज़ाहिर है पार्लियामान से बाहर हैं, अगरचे उनके लोग जो हैं पार्लियामान में मौजूद हैं। तो अभी जो इस वक्त सिचुएशन है वो जो काबीना का ना बनना है, काबीना के ना बनने में जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो इमरान खान ने इस वक्त जो एक सियासी जो अनसर्टेनिटी जो इस वक्त बना दी है और जो लोग उन्होंने सड़कों पे निकाल लिए हैं। और इस वक्त ये समझ नहीं आ रही कि इंतखाबात कबल अज वक्त होंगे या इंतखाबात वक्त पर होंगे, क्योंकि अब PMLN ये कोशिश कर रही है और वो PMLN जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये मनाने की कोशिश कर रही है कि इंतखाबात असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें उसके बाद ही होंगे। तो जी अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद, उनसे बात उन पे जाने से पहले मैं नाज़रीन आपको सुनवा देती हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं। इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है। और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख्सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फ़ायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें। इस हद तक अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो। और इस पर हम अपनी राय रखेंगे और इनके सामने भी हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है।
सरबराह बिल्डैड अहमद बिलाल महबूब साथ हैं। अहमद साहब बताइएगा, इस वक्त जो तमाम सिचुएशन चल रही है, एक तरफ एक हफ्ता गुजर चुका है, अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हो सकी है, और यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अगर इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है तो यही जो असेंबलीज अभी हैं इसी को लेके इंतखाबी इस्लाहात कर लें। सर, आप क्या समझते हैं, मामलात किस तरफ जाएंगे? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल ब्लर है, कुछ क्लैरिटी नहीं है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का एक ही रास्ता है कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाया जाए। बाकी जो कोशिशें होंगी वो चीज़ों को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करेंगी और फैसले भी कोई हुकूमत नहीं कर पाएगी जब तक कि वो नए मैंडेट्स के साथ अपने आप को मुसल्ला ना करे। लेकिन एक मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि वो 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकता। इसका मतलब ये है कि 4 महीने के बाद ये असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है। तो इस गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने हैं। इस 4 महीने में वो अगर कोई लेजिस्लेशन करना चाहती है, कोई और काम करना चाहती है, जो एक लिमिटेड मैंडेट की हुकूमत कर सकती है, वो ये कर ले। वरना लॉन्ग टर्म फैसले करना इस हुकूमत के पास उसका इख्तियार नहीं है, मैंडेट नहीं है। तो उसके बाद 4 महीने के बाद मेरी राय में इनको असेंबली डिसॉल्व कर देनी चाहिए। अगले 3 महीने में फिर इलेक्शन हो जाए और फिर जो भी इलेक्शन जीत के आए फिर सारे उसके साथ इत्तफाक करें और उसको हुकूमत चलाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पार्लियामान से निकल चुकी, अब ये इंतखाबी इस्लाहात कैसे होंगी जब इतना बड़ा स्टेक होल्डर सिस्टम का हिस्सा ही नहीं होगा? देखिए, ये अब तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रेटजी है और उसका उसे नुकसान शायद भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ इस्लाहात की ही बात नहीं है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके लिए भी हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे के साथ वो बनती है। अब हिज़्ब इख्तिलाफ में वो मौजूद नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फिर उनका मशवरा इसमें शामिल नहीं होगा। वो उस पर एतराज़ भी करेंगे तो उस पर हक बजानिब नहीं होंगे। फिर आपको ये भी मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर भी अभी अपॉइंट होने हैं, उसके लिए भी हिज़्ब इख्तिलाफ से मशवरा चाहिए होगा, तो उसके लिए भी ये मौजूद नहीं है। फिर तीसरी बात यह है कि नैब के चेयरमैन की भी शायद तकर्री करने की नौबत आए, तो उसके लिए भी हिज़्ब इख्तिलाफ से मशवरा करना होगा। तो मेरे ख्याल में जब PDM ये सोच विचार कर रही थी कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये इंतहाई गैर मुनासिब और नुकसानदेह फैसला होगा। और मेरे ख्याल में PTI के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि वो असम्बलियों में रहने का नुकसान क्या था? वो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा और प्रेशर अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ डाल सकते थे, लेकिन अब वो ये गिला नहीं कर सकते अगर उनसे मशवरा नहीं किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि अगर स्पीकर साहब अब इस फैसले को रिवर्स करवाने की कोशिश करें नए वाले और PTI उससे इत्तफाक कर ले, तो ऐन मुमकिन है कि इस्तीफे रिवर्स हो जाए, लेकिन इम्कानात कम है। आपको तो नुकसान है ही है अगर वो असेंबली का हिस्सा नहीं बन रही है, अगर वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहे। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये इस वक्त जो हुकूमत है उसको किस किस्म का नुकसान हो सकता है? क्योंकि अभी तक काबीना तश्कील नहीं हो पाई है और उसके अलावा आरिफ अलवी साहब ने भी नई काबीना से हलफ लेने से इनकार किया है, माजरत की है। तो ये सिचुएशन कहाँ तक जा सकती है? और क्या सदर मुमलिकत ऐसा कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं? उनके पास ये इख्तियार है? सदर मुमलिकत जिस मनसब पे फायज हैं उसके कुछ दस्तूरी तकाजे हैं और उन दस्तूरी तकाज़ों में एक ये भी है, आफ्टर ऑल वो कौन सा इतना बहुत सख्त मेहनत करते हैं, चंद थोड़े से ही तो कानूनी तकाजे हैं। उनमें से एक ये है कि वो जब कोई दस्तूरी पोजीशन के लिए इलेक्ट हो जाए तो उसको हल्फ दिलवा दें। तो अगर वो ये भी ना कर सकें तो दर हकीकत वो अपने दस्तूरी फ़राइज़ से पहलू तही कर रहे हैं। ये दुरुस्त है, पहले अगर उनकी तबीयत ख़राब थी हम मान लेते हैं कि उनकी तबीयत नासाज थी तो उस वजह से उनको किसी और को तफवीज़ करना पड़ा, लेकिन अब अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं तो उनको मेरे ख्याल में इस दस्तूरी काम से पहलू तही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर वो नहीं हल्फ दिलाएंगे तो शायद चेयरमैन सेनेट जिनको ये फरीज़ा सौंपेंगे वो हल्फ दिला देंगे, तो फ़ायदा तो कोई ख़ास नहीं होगा। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि एक
बदमज़गी पैदा करने वाली बात भी है, और उनके जो बता फ़राइज़ रहे हैं कि हैं अभी तक उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। और दूसरी बात है अहमद साहब के पंजाब में भी तो सूरत हाल ऐसी है। गवर्नर पंजाब जो है वो हमजा साहब से हल्फ नहीं ले रहे, उन्हें वफाकी हुकूमत हटाने का फैसला करती है, सदर वो हटाने से इनकार कर देते हैं। इनकार ही इनकार है, तो ये भी एक आईनी बुहरान है जो पंजाब की सूरत हाल है। ये देखिए, ये पीटीआई का एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि वो इन सारे कामों में जिस हद तक मुमकिन होगा वो उस पर रुकावट डालेंगे, उसको रोकेंगे, और इसके ज़रिए से वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाएंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है। उससे मामला कोई डिले तो होगा, कुछ बदमज़गी भी पैदा होगी और आइंदा के लिए कुछ गलत मिसालें भी कायम हो जाएंगी, लेकिन ये कितनी देर डिले हो जाएगा? नतीजतन आफ्टर ऑल जो भी तब्दीली आ रही है वो तो आके रहेगी, वो थोड़ी देर रहे या ज़्यादा देर रहे। अब ये वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, तो अब उनको कोई ना कोई हल्फ दिलाएगा। अगर अगर ये डिलेड टेक्टिक्स अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर रही है, तो उनका जो फिर मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस का, तो वो किस तरह से फिर पूरा होगा? अर्ली इलेक्शन का उनका मुतालबा, वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो हो नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि बदकिस्मती से वो डिमार्केशन खैबर पख्तूनख्वा की नई कॉन्स्टिट्यूंसीज की वजह से वो हुई नहीं, और उसमें करने के लिए कम से कम 4 माह चाहिए होंगे। और मैंने खुद कैलकुलेट करके देखा है कि 4 माह वाकई कम से कम चाहिए होंगे, क्योंकि 1 महीना तो उसके लिए अनाउंस करने के लिए है कि आप इस पे कोई एतराज़ात दे दें, और 1 महीना फिर उनके एतराज़ात की समाअत के लिए है, बाकी 2 महीने हैं उनको ख़तकशी करने के लिए, तो उससे पहले हो नहीं सकते। तो इसलिए उनको मेंटली ये प्रिपेयर होना चाहिए कि 4 महीने के बाद इलेक्शन अनाउंस होंगे, और फिर उसके बाद 3 महीने होंगे इलेक्शन कमीशन को करवाने के लिए, तो मैक्सिमम 7 महीने। लेकिन अगर इसको 7 महीने से ज़्यादा लंबा खींचेंगे, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठेंगी इनके खिलाफ, और बाहर भी उठ रही हैं, और ये शायद मुल्क के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का एक ही तरीका है, नए इंतखाबात, फ्री एंड फेयर न्यू इलेक्शन। अहमद साहब, बहुत सी जमातें ये समझती हैं कि इस वक्त इलेक्शन सिर्फ पीटीआई को सूट करते हैं, अर्ली इलेक्शन, बाकी जमातें शायद कोई खौफजदा हैं, कोई पॉपुलैरिटी जो है वो देख रहे हैं इमरान खान साहब की। आप भी ये समझते हैं? अगर ऐसा है भी, तो क्या हम इलेक्शन इसलिए करने से रुक जाएं कि कोई एक पार्टी जीत रही है? कोई ना कोई तो जीतेगा ना, जो भी जीतेगी उसको हक हासिल है। अब ये 7 महीने हैं आपके पास, आप भी अपना नैरेटिव बिल्ड कीजिए। इमरान खान ने भी तो अपना नैरेटिव बिल्ड किया है ना, अपनी कम्युनिकेशन की है, ठीक तो है। आपको कौन रोकता है कि आप भी ये काम कर लें? मुकाबला अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, अब आपको क्या इस बात का खौफ है? तो अगर आप कन्विंस नहीं कर सके और इमरान खान साहब कर सके, तो फिर इसमें आपको क्या एतराज की बात? ठीक है अहमद साहब, एक और मसला ये भी है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उनका इत्तेहादियों के साथ इस वक्त डेडलॉक है और उनके आपस में मामलात तय नहीं पा रहे हैं। तो जो आप सिचुएशन बता रहे हैं कि ये इंतखाबात में टाइम होगा, अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो भी 4 से 5 मंथ रिक्वायर्ड हैं, तो अगर ये मामलात तय नहीं हो पाते हैं, हुकूमत नहीं चल पाती है, तो फिर निगरान सेटअप अगर आता भी है तो वो किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलेगा? क्योंकि 3 महीना तो वो रहेगा निगरान सेटअप, तो फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो फिर वो किस तरह से मूवमेंट होगी? सेटअप बेचारे ने तो कुछ नहीं करना होता, वो तो एक नाम की हुकूमत होती है। कुछ लोगों को ओहदे मिल जाएंगे, उनके नाम तारीख में लिखे जाएंगे कि ये साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे या केयर टेकर मिनिस्टर थे, वरना तमाम इख्तियारात तो इलेक्शन कमीशन की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर तो वो तबादले भी नहीं कर सकते, पोस्टिंग भी नहीं कर सकते। तो मैं तो एक गैर ज़रूरी चीज़ समझता हूँ केयर टेकर गवर्नमेंट को। लेकिन हाँ, केयर टेकर गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट में इनका रोल होगा, और जो भी अपोजिशन असेंबली में मौजूद है उसका रोल होगा उसकी सिलेक्शन में। और अगर उसमें भी कोई इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली वो भी इलेक्शन कमीशन ही करेगा, जैसे लास्ट टाइम किया गया था। तो मेरे ख्याल में केयर टेकर गवर्नमेंट का इशू नहीं है। इनकी अगर हुकूमत नहीं भी चलेगी तो ये 4 महीने की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ 4-5 दिन के बाद से ही लेकिन वो हुकूमत बना लेंगे। इख्तलाफात रहेंगे, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहेगा, क्योंकि 13 पार्टियों की जो कोलिशन होती है उसको चलाना को आसान काम नहीं होता, वो बड़ा मुश्किल काम होगा। और ये बम्पी रोड है जिसके ऊपर वो ड्राइव कर रहे हैं, इनको धक्के लगेंगे। बाहर इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल होगा कि 90 डेज में इलेक्शन करवा सके। जी, 90 डेज में तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, वो उन्हें करवाने हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं।
अभी भी ये 4 महीने की डिले इसलिए हो रही है कि ये बहुत ही यूनिक केस था कि वो फैसला किया गया सेंसस के नतायज को तस्लीम करने का, वहाँ से डिमार्केशन शुरू होनी थी, लेकिन उसी वक्त ही नई सेंसस को अनाउंस कर दिया गया, तो डिमार्केशन नहीं हुई। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पिछली सेंसस के नतायज को आप सर्टिफाई करें और उसी दिन आप ये फैसला कर दें कि नई सेंसस होगी, तो इसीलिए डिमार्केशन नहीं हो सकती थी। अब ये 4 महीने में हो जाएगी, नो मैटर व्हाट, तो 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबरा पिलडैड। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल्ड बात हुई है उन सबीना की तश्कील के हवाले से और इसके साथ साथ जो इस वक्त हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान डेडलॉक चल रहे हैं उसके ऊपर। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो अहम मुलाकातें हुई हैं और उसमें उनका क्या मौक़िफ़ रहा है उस हवाले से। उसके साथ साथ पार्टी फंडिंग केस पे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात तो करेंगे हम कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से कौन कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उससे पहले मैं दिल आपकी तरफ आऊँगी। जानना चाहूँगी कि एक हफ्ता गुजरने के बावजूद जो कि अभी तक वफाकी काबीना तश्कील नहीं पाई है, तो इस वक्त हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान में असल में इशू क्या है? मामलात तय क्यों नहीं पा रहे? क्या ये वजारतों के चक्कर में इशूज़ हो रहे हैं या मुतालबात कुछ और हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी सिर्फ आइनी ओहदों में है कि असम्बलियाँ रहें ना रहें, लेकिन वो आइनी ओहदे अपना वक्त पूरा करें। मसलन सदर मुमलिकत का ओहदा है, उसने अपना वक्त पूरा करना है। गवर्नर का ओहदा है, स्पीकर का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है। वो वजारतें इसलिए नहीं ले रहे कि इस वक्त जो इमरान खान साहब सियासी पेस बनाने में कामयाब हो चुके हैं, उन्हें ये नज़र आ रहा है, जिस तरह भी अहमद बिलाल साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन 7 महीने से आगे जाते नज़र नहीं आ रहे। नून लीग की ख्वाहिश ज़रूर है कि इलेक्शन 2023 में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा है कि ज़्यादा अरसे तक ये हुकूमत सस्टेन नहीं कर सकेगी, ये पॉलिटिकल प्रेशर, अल्टीमेटली इलेक्शन में जाना पड़ेगा। यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी ने कल से पार्टी के जो टिकट के उम्मीदवार हैं उनसे दरख्वास्तें मांगनी शुरू कर दी हैं। उनसे पार्टी ने कहा है कि दरख्वास्तें देना शुरू कर दें, इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब अपनी पार्टी के इजलासों में ये कह रहे हैं कि आप इंतखाबात की तैयारी में चले जाएं। तो जब आपका सबसे बड़ा इत्तेहादी ये बात कर रहा हो तो उसमें वो क्यों फिर काबीना का हिस्सा बनेंगे? क्या नैरेटिव लेकर अवाम में जाएंगे? ये तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके वोट लेते हैं, वोट मांगते हैं, अपना बयानिया बनाते हैं। जब ये एक ही काबीना में अगर 4, 5 या 6 महीने बाद या 7 महीने बाद इलेक्शन हो जाने हैं, तो 2-3 महीने बाद तो वैसे ही आपको काबीना छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में वो रिलेक्टेंट हैं कि इस वक्त काबीना का हिस्सा बनना घाटे का सौदा है। बहरहाल उनको कायल किया जा रहा है, किसी हद तक मामला तय पा गए हैं। अभी जो रुकावट मेन आ रही है वो आइनी ओहदों के हवाले से है कि हम ये तब लेंगे काबीना में हिस्सा, आइनी ओहदों के हवाले से। अब मौलाना जो हैं, मौलाना सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं, लेकिन जरदारी साहब उनको ये देने के लिए तैयार नहीं है। जो बात है एमक्यूएम की, एमक्यूएम को भी अंदाजा है कि अपने वोटर्स के पास जाना है, तो वो कराची के मसाइल के हवाले से जो उन्होंने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि जी हमें वो यकीन दहानी कराई जाए और तभी हम जाएंगे वोटर्स के पास, हम ये ओहदे वजारतें हमें नहीं चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वो अगर ओहदे और वजारतें ले लेते हैं तो जिस तरह से उन्होंने अभी माजी करीब की हुकूमत छोड़ के नई हुकूमत का हिस्सा बने हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। मिंगल साहब ने भी हुकूमत से लगा होने की धमकी दी है। चलिए, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल का इशू तो है ही है, लेकिन बाकी पार्टी के साथ मुतालबात मुख्तलिफ हैं। बहुत मुश्किल है शहबाज शरीफ साहब के लिए ये इतना बड़ा इत्तेहाद को साथ लेकर चलना। हर जो इत्तेहादी जमात है उसके अपने मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जब से वजारत उज़्मा का उन्होंने हल्फ लिया है, बागदौड़ कर रहे हैं, अपनी भरपूर एफर्ट कर रहे हैं और रोज़ सुबह उठ के वो उनके टेलीविज़न चैनल पे फुटेज नज़र आ रही होती है, लेकिन वो इस वक्त अमलन ज़ाहिर है काबीना तो मौजूद ही नहीं है, तो हुकूमत में वो अकेले तन्हाई बागदौड़ कर रहे हैं। तो ये मामला ऐसे नहीं है कि काबीना अनाउंस हो भी जाएगी कल तो ये मामला सेटल हो जाएंगे। ये मामलात अगले चंद हफ्ते बल्कि महीनों चलते रहेंगे
और उसमें कभी एक इत्तेहादी नाराज होगा और 2 वोटों पर तो हुकूमत खड़ी है, तो ये इतना आसान काम नहीं होगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त अर्ली इलेक्शन ही एक ऐसा पॉसिबल सोल्यूशन नजर आ रहा है जिसमें एक प्रॉपर जो भी जमात है वो मैंडेट लेकर आए और फिर अपनी हुकूमत बनाए। आगे मूव करेंगे। अदील, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कुछ अहम मुलाकातें की हैं, गालिबन आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे, तो क्या मौक़िफ़ क्या था इमरान खान साहब का, क्या मेन बातें की है उन्होंने, आपने उनसे बात की, क्या एक ओवरऑल ऑरा होता है इंसान का कि यार अब ये नैरेटिव है, सो वो क्या था? देखिए, इमरान खान साहब से आज कोई 7-8 सहाफ़ियों की, रिपोर्टर्स की मुलाकातें हुई बनी गाला में। इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो बिल्कुल उसी तरह ही नज़र आ रहा था जिस तरह ईवान वज़ीर आज़म में उनसे मुलाकातें हुआ करती थीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा साबिक वज़ीर आज़म जिसको अभी हुकूमत से निकाला गया हो, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई हो, तो वो बिल्कुल वो जिस तरह नॉर्मल नज़र आते थे, कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। तो आज भी उसी तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी उनको देख के कहा जा सकता है कि वो मुकम्मल कॉन्फिडेंट थे। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि इमरान खान को ये अंदाज़ा हो चुका है कि जितनी पब्लिक उनके साथ निकली है ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की सियासी तारीख में क्या होता था, एक वज़ीर आज़म घर जाता था तो मिठाइयाँ बंटती थीं, और इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत के आखिरी अय्याम में यही सूरत हाल थी कि इनको ताना यह दिया जाता था आपकी पार्टी का टिकट कौन लेगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है ये उन्हें खुद अंदाजा नहीं था। इमरान खान साहब से ये आप क्या समझते हैं जो इस वक्त अवाम इमरान खान साहब के साथ निकल रही है, वोटर है या सपोर्टर है? देखें, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इनको यही कहा जाता था, ख़ास तौर पे बहुत सारी जमातें जिनमें से एक इनकी जमात भी है, कि इनके सपोर्टर निकलते तो हैं, वोट देते वक्त नहीं इनका वोटर निकलता। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है। आप कल की हंगू की मिसाल देख लें। कल जो कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, ये मालूम था वोटर को कि इनके उम्मीदवार ने जीतने के बाद रिज़ाइन करना है, उसने ये नशिस्त छोड़नी है, कोई कैंपेन वहाँ पर नहीं हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर किसी कैंपेन के, ये जानते हो कि उन्होंने ये नशिस्त छोड़ देनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से जीत जाती है। कोई 20,700 के करीब जो है वो वोट लेते हैं। दूसरे नंबर पे फिर जो एमएमए आती है। तो अब देखें, ये अब जो इनका वोटर या सपोर्टर बाहर निकला है, अगर इलेक्शन अगले 5, 6, 7 महीनों में होते हैं तो यही ये कहा जा सकता है कि ये वोटर ही है इनका जो निकलेगा, क्योंकि जितना मुतहरिक नजर आ रहा है इनका वोटर। और सिर्फ यही नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी हैरान कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितनी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं, पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर इकट्ठे होकर वो इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती कर रहे हैं, ये भी बहुत हैरान कुन है। बहरहाल इनको ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखना होगा, क्योंकि अभी ये जो इंतखाबी इस्लाहात करने जा रहे हैं, इन इंतखाबी इस्लाहात का मतलब क्या ईवीएम को या इंटरनेट वोटिंग को निकालना है, ये देखना होगा। और इमरान खान साहब तो खैर अब उस सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, वो कैसे एतराज करेंगे अगर ये किया भी जाता है। इमरान खान साहब ने कहा कि उनके खिलाफ जो साजिश है वो नवंबर से शुरू हो चुकी थी और जनवरी से तहरीक अदम एतमाद का प्लान जो है वो बनना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें इस बात का खदशा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो नैब, FIA इनसे अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब के उन्होंने खदशे का इजहार किया, उनके भी केसेस ख़त्म होंगे। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं उनसे जब सवाल किया गया कि आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ा इतराज़ करते हैं, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात करते हैं, तो उनको आप नहीं तो नामजद किया था और अब आप ही उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का तरीका है, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि अपोजिशन अपने नाम देती है, हुकूमत अपने नाम देती है, वो एक दूसरे के नाम पे मुत्तफिक नहीं होते। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ये नाम जो है ये एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आया था, ये हमारा नाम नहीं था। ये बड़ा हैरान कुन था। फिर उनसे काजी फाइज ईसा साहब वाले मामले पे मैंने सवाल किया कि आपसे मंसूब खबर लगी है छपी है अखबारों में कि आप कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस में नहीं जाना चाहिए था, तो क्या आप वाकई इस बात पे स्टैंड करते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस जो है
हमें वज़ीर कानून ने एडवाइस भिजवाई थी फ़रोग नसीम साहब ने, और उन्होंने कहा था कि जी इनकी चूंकि जायदादें बाहर हैं, आप एहतसाब कर रहे हैं तो सबका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा तो अदलिया से कोई मसला ही नहीं था, हम इस कंट्रोवर्सी में पड़े, हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए था, ये गलत था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें जस्टिस काजी फाइज इसाक के खिलाफ रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए था। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है जी, वो इसको गलती करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे खामखा से कंट्रोवर्सी बनी। हुकूमत, साबका हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत फ्रंट फुट पे जिस तरह वो इसको परस्यू कर रहे थे और इस पे एहतसाब का नैरेटिव, लेकिन उन्हें अंदाजा ये हुआ है कि इसका उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। कह रहे हैं, उन्हें तरदीद की है इस बात की, वो ये कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि इनके खिलाफ केस बनाया जाए। देखें इसमें अब खैर ये तो अब देखना पड़ेगा कि वो एडवाइस जो है वाकई लॉ मिनिस्टर साहब ने, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर साहब ने भिजवाई थी या नहीं भिजवाई थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये उनकी एडवाइस पे हुआ था। बहरहाल फ़रोग नसीम साहब अगर तरदीद कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में इससे मुतालिक कई बातें जो हैं वो सामने आएंगी। फिर इमरान खान साहब से तोशा खाना से मुतालिक सवाल हुआ। ये कहा गया जी कि आपने वाकई को घड़ियां बेची हैं, हार बेचे हैं, ये तो आप पे केस बनने जा रहा है, आप इस पे क्या कहते हैं? कहा है जी कि माजी की हुकूमत में ये होता था कि तोशा खाना में ये वैसे तरीकाकार ये राइज है, जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उसको डिपॉजिट करवा दिया जाता है तोशा खाना में, और उसमें माजी में ये होता था कि सिर्फ 15% आप अमाउंट जमा कराते थे और वो आपकी मलकियत बन जाता था। लेकिन हमने हुकूमत में आके उन्होंने कहा कि इसको 50% कर दिया कि 50% जब आप उसकी कीमत अदा करेंगे, और उसकी जो असेसमेंट होती है वो एक इंटरनल मैकेनिज्म है, उसके तहत वो कमेटी करती है। तो कहते हैं हमने तो 50% कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने, नून लीग वालों ने तो ये BMW गाड़ियां ये तो 8% पे ली हुई हैं, हमने तो 50% खुद इसका रेट बढ़ा के अपने दौरे हुकूमत में ये लिया है, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, हमने कीमत अदा की। फिर जब उनसे सवाल किया गया कि फिर ये आपने बेची क्यों, उन्होंने कहा जब एक चीज मेरी मलकियत हो गई, मैंने खरीद ली, अपनी रकम दे के खरीद ली, कानूनी तरीकाकार के मुताबिक खरीदी, राइज तरीकाकार के मुताबिक खरीदी, उसके बाद मैं उसको बेचूं, कितने में बेचूं, कम पे बेचूं, ये तो मेरी मलकियत एक चीज होगी। ये बात तो उनकी समझ आती है, लॉजिकल है। फिर उनसे फराह खान वाला मामला जो है इस पे सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि देखें फराह खान के पास एक तो कोई ओहदा ही नहीं था। जब उनके पास कोई ओहदा ही नहीं था तो आप फिर ये भी सबूत दें कि कैसे उन्होंने पैसा बनाया, वो कैसे कोई डील कर सकती थी। उनके पास जब कोई ओहदा नहीं था तो कौन सी डील हुई, कोई बता दे, कोई सबूत सामने ले आए। तो ये दो केस अभी तक इमरान खान की हुकूमत से उतरने के बाद जो अभी तक जो हुकूमत ये कह रही है कि अब इमरान खान पर ये जो दो केस बनते नजर आ रहे हैं, इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये दो केस, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तमाम चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। दूसरा मामला डिस्कस करेंगे अदील, पार्टी फंडिंग केस का। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुस्तकबिल के हवाले से क्या कह रहे थे, उनकी अपनी क्या स्ट्रैटेजी है, मुल्क को लेकर क्या उनका विजन है, और आगे एज अ पार्टी उन्होंने कहां तक चलना है और क्या करना है? देखिए, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जो आपने मोमेंटम बना रखा है आप कितना देर तक सस्टेन करेंगे, आखिर कब तक इसको कायम रख सकेंगे। तो उन्होंने इसका कोई वाज़ेह जवाब तो उस तरह से नहीं दिया, अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप लाहौर का जलसा देख लीजिएगा और उसका उन 13 जमातों के 11 जमातों के जलसे से इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा, तो आपको फ़र्क जो है वो साफ नज़र आ जाएगा। इमरान खान साहब ने अगला लायामल जाहिर नहीं किया, अभी तक पते सीने से लगा रखे हैं कि वो कब कॉल देंगे, क्या लाहौर के जलसे में वो इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे इस हवाले से। लेकिन उन्होंने एक बात की है, हाँ एक बात उन्होंने की है कि उन्होंने कहा मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज इस मर्तबा नहीं करने जा रहा। उन्होंने कहा है कि हर टिकट को मैं खुद देखूंगा, हर टिकट को मैं खुद रिव्यू करके टिकट दूंगा। और उन्होंने कहा जो लोग चले गए हैं अच्छा हो गया, ये लोग चले गए, मैं शुक्र अदा करता हूँ। अब जिन लोगों को मैं लेके आऊंगा वो नजरियाती लोग होंगे पार्टी के। और उन्होंने बहरहाल इस साजिश के हवाले से भी कहा, और उन्होंने कहा कि ये जो तोशा खाना केस है और ये जो फराह खान वाला जो मामला है, इसको जो जोड़ा जा रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल अब आगे केसेस मूव होंगे तो तभी चीज़ों की क्लैरिटी सामने आएगी कि इस वक्त इन केसेस के अंदर कितना सब्सटेंस। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे हम पार्टी फंडिंग केस के हवाले से, क्योंकि अब कल से इलेक्शन कमीशन में इसकी रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। सो इससे क्या निकलने वाला है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पार्टी फंडिंग केस के हवाले से, और कल से इलेक्शन कमीशन में रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत भी होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये केस चूँकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिका हुकूमत हो चुकी है, तो अब ये कितना ख़तरनाक हो सकता है केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दिल आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताएगा 8 साल से ये केस जारी है। अब ये जो पार्टी फंडिंग का केस है, ये इसका जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इसका क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, ये 8 साल से ये जो केस चल रहा है, कभी किसी अदालत में इस पे स्टे होता था, कभी किसी अदालत में मामला ज़ेर इल्तवा जाता था, फिर बिल आखिर इस पे स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई 2018 में। वो स्क्रूटनी कमेटी भी अब जाकर 2021 में जाकर फिर उस पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आती है सामने। उसके बाद भी ये केस फाइनल नहीं होता, और अब बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके 30 दिन में इस पर फैसला करें। अच्छा, अब इसमें ऐसे लग रहा है जी कि एक ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कुछ साजिश है, उसके तहत ये कोई बड़ा फैसला आने जा रहा है। देखें, फैसला तो होना है मेरिट्स के ऊपर। बिल्कुल, इसमें मेरिट्स हैं क्या, ये देख लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में क्या है? स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहीं नहीं ये लिखा कि पीटीआई ने कोई गैर मुल्की या फॉरेन फंडिंग ली है, ये कहीं नहीं लिखा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ये ज़रूर लिखा गया है कि कुछ अकाउंट्स जो हैं वो जी छुपाए गए। उस पे ये कह रहे हैं, अब कल से तो बुनियादी तौर पे इन्होंने दलाइल शुरू कर रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि उसमें रीजनल लेवल के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई थी, अमाउंट वही थी जो वफाकी सतह पर अकाउंट से रीजनल लेवल के अकाउंट्स में गई थी। तो वो चीज़ें इन्होंने तमाम अकाउंट्स में आने वाली इनकमिंग को देख लिया, और ये नहीं देखा कि एक अकाउंट से जो रकम निकल रही है, तो इसलिए कोई अकाउंट छुपाया नहीं गया, कोई अमाउंट छुपाई नहीं गई, वो जो करोड़ों रुपए की डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी। दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी वो किसी दुबई की कोई क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ से क्रिकेट क्लब से रकम ले ली। अब वो एक चैरिटी मैच था, चैरिटी मैच के बाद वो इनके पास रकम आई। उसके बारे में कुछ माहिरीन का ख्याल ये है कि ये रकम जो है वो कॉन्फिस्केट हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ इसमें कुछ, तो ये रकम कॉन्फिस्केट हो जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि गैर मुल्की कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों, फर्म्स और इदारों की जानिब से नहीं आ सकता। तो क्या ये उसकी डेफिनेशन में भी आता है या नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस्टेब्लिश करना है। अकबर एस बाबर की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जी की गैर मुल्की फंडिंग हुई है, कोई इसराइल से फंडिंग हुई है, कोई भारत से फंडिंग हुई है, ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या इस पार्टी के इस केस के फैसला आने के बाद 2 बड़े फैसले मुमकिन हो सकते हैं? या तो इमरान खान साहब को नाअहल किया जा सकता है, या कुछ भी नहीं होगा, या फिर ये चीज़ सामने आ सकती है कि पार्टी को कलअदम करार दे दिया जाए। ये जो लोग कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाएगा, गेम से आउट कर दिया जाएगा, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में सियासत का खेल आप अकेले से नहीं खेल सकते, आप नहीं आउट कर सकते, इतना आसान काम नहीं है। सियासी जमातों को आप सिस्टम से आउट नहीं कर सकते। आपने क्या किया था अभी टीएलपी के हवाले से, आपने कहा जी इसको कालादम करार दे दिया, रेफरेंस भी तैयार कर लिया, लेकिन वो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वापस कौमी इदारे में आ गई सियासी जमातों को। एक बात याद रखिएगा, जिस हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक करार दे चुकी है कि फॉरेन एडेड पार्टी या फॉरेन फंडेड पार्टी को करार देना किसी भी जमात को, ये हुकूमत वक्त का काम है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। हुकूमत वक्त कौन है इस वक्त? इस वक्त नई हुकूमत आ चुकी है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब के पास अगर कोई सबूत हैं कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो फैसला करेगी। ये जो कहा जा रहा है ना फॉरेन फंडिंग निकल आएगी, मैं आपको अभी बता रहा हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा ये जिसको रंग दिया जा रहा है ना प्रोहिबिटेड फंडिंग का ये केस है, फॉरेन फंडिंग का तो केस ही नहीं बनता इन और कानून के तहत। केस में इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात है नाज़रीन, उस पर भी किसी दिन प्रोग्राम में बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के क्या इख्तियारात है, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला दे सकता है और हुकूमत को क्या चीज़ रेफर कर सकता है। टाइम खत्म हो चुका है, चलो आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।